हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में उपस्थित हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर को यूपीएससी के प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर सफल हों। चूँकि आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है। मुझे पता है कि प्रीलिम्स में कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आपको टाइम मैनेजमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसका जो फॉर्मेट है और जो कोर्स कंटेंट है वह पिछले समय से काफ़ी भिन्न है। हम लोगों के समय में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एक पेपर ऑप्शनल होता था जो 300 नंबर का होता था और 120 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ऑप्शनल पेपर में 300 मार्क्स रहता था और 150 नंबर के जनरल स्टडीज़ हुआ करते थे। अभी जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि आपको GS 1 जनरल स्टडीज़ पेपर 1 उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और CSAT पेपर 2 उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल यूपीएससी ने CSAT के लिए केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। जो CSAT का जो एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने देखा उसमें बहुत सारे पैसेज पूछे जाते हैं और वो लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित होते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इसके अलावा जो 10th स्टैंडर्ड के जो मैथमेटिक्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो फर्स्ट जो GS का पेपर है उस पर आपका सक्सेस निर्धारित होगा और अगर वहाँ पर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप मेंस एग्जामिनेशन दे पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने GS फर्स्ट पेपर को अवलोकन किया तो उससे पता चलता है कि इसमें जैसे पिछले साल का जो मैंने कैलकुलेशन किया तो उसमें मैंने पाया 2019 में ज्योग्राफी से 27 क्वेश्चन पूछे गए। वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी मतलब इंडियन ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन इकोनॉमी से 23 क्वेश्चन पूछे गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 12 क्वेश्चन पूछे गए। हिस्ट्री से 15, करंट अफेयर से 7, जनरल साइंस जिसमें कि इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल साइंस भी आते हैं, उससे कुल 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी 1-2 क्वेश्चन हैं। और साथ साथ भारत सरकार ने जो रिसेंट में हाल में जो अगर कुछ ट्रीटी किया हुआ है, जैसे 2018 या 17 में किया था, तो उसके बारे में भी उन्होंने पूछा और इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल 100 क्वेश्चंस पूछा गया, जिसका कि बाइफर्फिकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि जो इंडियन ज्योग्राफी के जो पेपर्स हैं उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर कंसंट्रेट करिए और जो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित सवालात हैं उस पर कंसंट्रेट करिए। और ख़ास करके देखिए कि 1-2 साल में भारत सरकार ने इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या कार्रवाई किया है उस पर फोकस करिए। और इसके लिए जो भारत सरकार का पब्लिकेशन है, इंडिया, हर साल पब्लिकेशन होता है उसका, इंडिया 2020, उसको ज़रूर एक बार पढ़िए। उससे आपको
कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, और जो भारत सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो सारे बिंदु आपको उसमें मिल जाएंगे। तो उस किताब को आप गंभीरता से पढ़िए, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सफल होंगे। इसके अतिरिक्त मैं 2-3 बातों पर और ध्यान देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो थॉरो स्टडी करिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अगर कोई गेस वर्क का काम कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, आपको सही सलाह नहीं दे रहा है। तो आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जीएस की तैयारी के लिए आप थॉरो स्टडी करिए, क्योंकि किसी को ये पता नहीं है कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए मॉडर्न पीरियड को आप पढ़ रहे हैं तो आप सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद में आप चंद्रगुप्त के कन्क्वेस्ट को पढ़िए, उसके बाद में बिंदुसार को देखिए, वो छोटा सा चैप्टर है उससे रिलेटेड, और जो मेन फोकस होगा आपका अशोकन पिलर्स कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, धम्म की पॉलिसी अशोका का क्या था। तो जो उस समय में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक और रिलीजियस कंडीशंस थी उसको पढ़िए। तो अगर ये सारे बिंदुओं को अगर आपने कवर कर लिया तो मॉडर्न पीरियड से अगर कोई भी सवालात आएंगे तो आप उसको हल करने की स्थिति में होंगे, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि जब मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस में चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, द्वंद्व की स्थिति है, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है? तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अख्तियार करें। आप देखें कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले ये देखें कि कौन कौन नहीं हो सकता है, तो उसको माइनस करें। जैसे आप जानते हैं निगेटिव करें कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है, तो जो लास्ट में जो प्रोबेबिलिटी दिखता है कि हाँ ये हो सकता है, उस पर आप टिक लगाएं। क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क्स भी होता है, काटे जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा तुक्काबाजी ना करें कि इससे बाद में नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आप क्वेश्चंस पर श्योर शॉट हों, सबसे पहले जब हम एग्जाम हॉल में, हम खास करके जब मैं बैठता था तो मैं ये देखता था कि हम कौन कौन से क्वेश्चन पर हमें 100% श्योरिटी है। तो मैं 1 से लेकर के उस समय में 120 क्वेश्चन, मान लीजिए ऑप्शनल पेपर है, तो उसमें मैं शुरू से 120 क्वेश्चन तक जाता था। फर्स्ट राउंड में मैं उसको टिक लगा देता था और उससे मुझे पता चल जाता था कि मैं स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर हूँ। उसके बाद मैं फिर सेकंड राउंड पर आता था कि जिसमें मुझे अगर किसी प्रकार का द्वंद्व होता था, एम्बिग्यूटी होता था, तो मैं उसको सेकंड राउंड में लेता था। और जो मैंने आपको एलिमिनेशन का प्रोसेस बताया, ये मैं सेकंड राउंड में काम करता था। और थर्ड राउंड में मुश्किल से अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन छूट गए थर्ड राउंड के लिए, तो मैं मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन या 10, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पर ही टिक मार्क करता था। क्योंकि मुझे अंदेशा रहता था कि अगर मैं टोटल 20 क्वेश्चन पर जाऊंगा जिसपे कि मैं 100% श्योर नहीं हूं, तो हो सकता है कि निगेटिव मार्क्स काटे जाएंगे और इसमें जो मेरे जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो भी उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। तो आपका जो फर्स्ट राउंड होना चाहिए वो होना चाहिए श्योर शॉट, जिसके बारे में आप 100% सही हों। उसके बाद में आपका सेकंड राउंड होना चाहिए जिसमें कि आप एलिमिनेशन प्रोसेस को लगाएं। और थर्ड राउंड आपका वो होना चाहिए जिसमें कि आपको एकदम ही ब्लैकआउट हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, और ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए 20 हैं तो आप अधिक से अधिक 8, 9, 10 या 10 से ज़्यादा आप ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारे टिप्स हैं ये आपको काम आएंगे। और चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों, जो फर्स्ट राउंड की बात मैंने बताया उसमें भी आप ये देखें कि कौन क्वेश्चन सबसे पहले हिट करता है।
आप किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा समय ना लगाएं, आप आगे बढ़ते जाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट दुरुस्त रहेगा और एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आपने ज़्यादा समय लगा दिया तो आप मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन लास्ट में छूट जा सकता है। तो इसीलिए जब फर्स्ट राउंड आप करते हैं तो आप तेज़ी से उस क्वेश्चन पर टिक लगाएं जिस पर आप 100% श्योर हों। तो टाइम मैनेजमेंट को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो तीसरा पॉइंट है कि आप अपने नर्व्स को कांस्टेंट रखें, स्थिर रखें, घबराएं नहीं और काम एंड कंपोज स्थिति में एग्जामिनेशन दें। आप ये मान के चलें कि सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप अगर एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो आपका जो इफ़िशियंसी है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने बहुत सारे परीक्षार्थी को देखा कि वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे, होशियार थे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में वो बैठते थे तो वो एक अलग टाइप के टेंशन से गुजरते थे और जिसके कारण से उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त एक दो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, चूँकि आप अभी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो मैंने AJIS एकेडमी इंदौर खोला है ओल्ड पलासिया पर और 7 अक्टूबर से मैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको ऑनलाइन हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऑफलाइन भी हम शुरू करने जा रहे हैं, हम वेबिनार के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट ने बैन लिफ्ट कर दिया, हटा दिया, तो मैं 7 तारीख से मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस लगाऊंगा और मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर को पढ़ाऊंगा। क्योंकि हिस्ट्री में हमारा नियंत्रण है, हमने उसको पढ़ा भी है, हमने उससे UPSC, MPPSC, UP PCS और राजस्थान PCS ये सारे एग्जामिनेशन हमने क्लियर किए हैं। तो मुझे तजुर्बा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे गाइडेंस में काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप ज़रूर सफल हों। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं पिछले 1.5 महीने से UPSC से संबंधित सिलेबस को कवर करते हुए हिस्ट्री, खास करके इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक्स के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मेरे यहाँ प्रतिदिन 2 या 3 वीडियो अपलोड किए जाते रहे हैं। आप इन वीडियोस को देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर भी करें, उसको अपने कोर्स कंटेंट में रखें और लाइक भी करें। और अगर कोई सलाह है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखें ताकि आने वाले वीडियोज़ में आपके सलाह को मैं, सजेशंस को मैं उसमें इंक्लूड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।